नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। तो साथियों, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग एक बार फिर से पुनः बातचीत करने के लिए आए हैं जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर। और ये जो अपना सीरीज़ रहने वाला है ये बिहार पुलिस और BPSC TRE 4 के कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि वृत्तों और अर्धचंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर क्या दर्शाया जाता है? चंद्रमा के चरण, सूर्य की स्थिति, पृथ्वी का अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है चंद्रमा के चरण को, यानी कैलेंडर में जो पूरा वृत्त रहता है या अर्धचंद्र के रूप में कुछ इस प्रकार से ये रहता है, ये चंद्रमा की स्थिति को बतलाता है। जिस दिन पूर्ण वृत्त है उस दिन पूर्णिमा माना जाता है। क्या माना जाता है? जिस दिन पूर्ण वृत्त है उस दिन पूर्णिमा माना जाता है। अब चलिए विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि चंद्रमा के चरण को वृत्तों तथा अर्धचंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर दर्शाया जाता है। चंद्रमा पर 27.2332 दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी चंद्रमा को, इस पृथ्वी को, जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा को इस पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 27.32 दिन लगता है। इतना दिन चंद्रमा को लगता है। अब जो चंद्रमा के जो 8 चरण हैं, चंद्रमा के कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। ये प्रश्न भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चंद्रमा के कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। अमावस्या, नया अर्धचंद्र, पहला तिमाह, उसके बाद है वैक्सिंग गेवस चंद्र, पूर्णिमा, वार्निंग गेवस, अंतिम तिमाही और पुराना अर्धचंद्र। ये 8 चरण हैं किसके? चंद्रमा के। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चौथा सबसे व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है? अंगूर, केला, आम या अमरूद। यानी भारत में चौथे स्थान पर सबसे ज़्यादा किसे उगाया जाता है? तो ये हो जाएगा अमरूद। क्या हो जाएगा? अमरूद। भारत में चौथे स्थान पर कौन आता है? अमरूद। हाँ, चलिए यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं अमरूद भारत में चौथा सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल है। अमरूद का क्षेत्रफल लगभग 0.15 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 1.80 मिलियन टन फल का उत्पादन होता है। यानी भारत में अमरूद का उत्पादन 1.80 मिलियन टन होता है। अगर बात अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं तो भारत अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन जो होता है वो भारत में होता है, और जिसका कुल विश्व का 41% हिस्सा है। यानी पूरी दुनिया में जितना अमरूद का उत्पादन होता है उसमें अकेला 41% भारत करता है। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणीय राज्य में है। यानी और भारत में भी सबसे ज़्यादा अमरूद का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अमरूद उत्पादन के
मामले में मध्य प्रदेश और बिहार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ये बात भी पूछा जा सकता है कि अमरूद के उत्पादन में अपना मध्य प्रदेश सेकेंड स्थान पर है और अपना बिहार थर्ड स्थान पर है, और ये उत्तर प्रदेश इधर गया भैया, उत्तर प्रदेश यहाँ है, ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमरूद भारत में उगाया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश में, और तीसरा स्थान है बिहार का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, पढ़िए और इसे जवाब दीजिए। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित सूरज के प्रकाश के कारण होने वाली चमक भूदीप्ति है, चांदनी है, पराबैंगनी प्रकाश है, या अवरक्त किरणें हैं? क्या है बताइए। तो जो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित सूरज के प्रकाश के कारण होने वाली चमक को हम लोग भूदीप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भूदीप्ति कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा परावर्तित सूरज के प्रकाश की वजह से होने वाली चमक भूदीप्ति है। यानी क्या है? ये भूदीप्ति है। अगर हम बात करते हैं पाराबैंगनी का, जिसे अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, पाराबैंगनी विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। ये क्या है? ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का रूप है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये रूप है। इसके अलावा अगर पाराबैंगनी की बात करते हैं तो पाराबैंगनी का तरंग दैर्ध्य 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है। इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच होता है, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -19 मीटर होता है। नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर लिखिए ना, 1 मिनट। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। आगे अगर बात करते हैं हम लोग अवरक्त किरणों के बारे में, तो अवरक्त किरणें एक प्रकार की उज्ज्वल प्रकाश ऊर्जा है। क्या है ये? उज्ज्वल ऊर्जा है, जो मानव आँखों के लिए अदृश्य है। यानी अवरक्त किरण को आप मानव नहीं देख सकता है। अवरक्त विकिरण आवृत्तियों का प्रास लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 400 टेराहर्ट्ज के बीच है। कितना है इसका प्रास? कितना है आवृत्ति का प्रास? 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 400 टेराहर्ट्ज के बीच में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? बताइए। कहता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस या जापान? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो यूएसए को फ्रांस के द्वारा उपहार में दिया गया था। किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? फ्रांस के द्वारा उपहार में दिया गया था। आप देख सकते हैं उसका विशेष जानकारी यहाँ पर है। कहता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार में दिया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांसीसी लोगों का एक उपहार है। यानी ये स्टैचू जो है ये अमेरिका और फ्रांस के बीच के दोस्ती के प्रतीक माना जाता है, और फ्रांसी लोग ने अमेरिकी को उपहार के रूप में एज ए फ्रेंडशिप के रूप में, गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप के रूप में प्रदान किए थे। आगे अगर बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति ये 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई थी। कब प्रदान की गई थी? 1886 में फ्रांस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए को प्रदान किया गया था।
आगे अगर हम बात करते हैं तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। किसके लिए? यूएसए के लिए। लेकिन अगर यही फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के लोगों के लिए ये फ्रांस और यूएसए के बीच दोस्ती का प्रतीक है। लेकिन अगर अमेरिका के लिए बात करते हैं तो ये अमेरिका के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। कहता है कि फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बर्थोल्डी ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। यानी इसके निर्माणकर्ता कौन है? फ्रेडरिक अगस्त बर्थोल्डी। कौन है? फ्रेडरिक अगस्त बर्थोल्डी जो है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण करता है। आगे चलते हैं तो कहा गया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तब संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था जब ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में एक छोटे से द्वीप पर अमेरिकियों द्वारा डिजाइन किए गए मूर्ति तल पर अस्थायी किया गया था। और कहता है कि इन्हें तब अमेरिका को सौंपा गया जब एक छोटी सी खाड़ी पर ही इसको क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। आगे अगर बात करते हैं तो ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में छोटे द्वीप को अब लिबर्टी द्वीप के रूप में जाना जाता है। यानी अमेरिकी न्यूयॉर्क की जो खाड़ी है जो एक छोटे द्वीप पर है उसे अब उसे द्वीप नहीं बल्कि लिबर्टी द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कहता है रिगाटा से संबंधित है। तैराकी, टेबल टेनिस, रोइंग या पोलो। बताइए, रेगाटा से संबंधित है। बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। तो रेगाटा का संबंध रोइंग से है। किससे है? रोइंग से। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि रेगाटा जो है एक नाव दौड़ के अलावा कुछ नहीं है। यह एक नाव दौड़ है, नाव का कंपटीशन है। नावों के साथ कोई भी दौड़ हो, जैसे कि रोइंग बोट, मोटर बोट, पेडल बोट इत्यादि रोइंग किए जाए, इसे रेगाटा कहते हैं। यानी रेगाटा का संबंध किससे है? रोइंग से है। कहता है कि एडमिरल का कप सेलिंग रेगाटा खेल से जुड़ा एक ट्रॉफी है। यानी रेगाटा खेल से जुड़ी ट्रॉफी का नाम क्या है? एडमिरल का कप ना, इसे याद रखेंगे। और रेगाटा का संबंध किससे है? रोइंग से। अब यहाँ पर देखिए, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यानी किसके समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? बताइए। भारत में विधानमंडल के लिए, आगे के सुधारों के लिए, भारत के दक्षता के लिए, वायसराय की स्थिति के लिए, भारत के लिए एक संविधान के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि देश के समीक्षा के लिए, तो भारत में विधानमंडल के समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था साइमन कमीशन का गठन? भारत में विधानमंडल के समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में विधानमंडल साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, जो कब तक रहे भारत का गवर्नर जनरल? 1926 से 1931 तक, यानी 5 साल तक के कार्यकाल के दौरान किया गया था। यानी साइमन कमीशन का गठन किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान। यानी जिस समय साइमन कमीशन का गठन किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। इसका गठन वर्ष 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद भारतीय विधान परिषद के आवश्यक परिवर्तनों के तलाश के लिए एक
वैधानिक समिति के रूप में किया गया था। यानी ये एक वैधानिक समिति के रूप में इसका गठन किया गया था। और ये किसके अंतर्गत किया गया? 1928 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद भारत में विधान परिषद की आवश्यक परिवर्तन के तलाश के लिए इस समिति का गठन किया गया था। आगे अगर बात करते हैं तो इसने अपनी 1930 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन? साइमन कमीशन। और उस रिपोर्ट में 1935 के भारत सरकार अधिनियम का नेतृत्व किया था। और 1935 में जो ये रिपोर्ट निकाली, इसी रिपोर्ट का नेतृत्व 1935 के भारत सरकार के अधिनियम में किया गया। आगे कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया क्योंकि उस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। और ये जो साइमन कमीशन जो है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इस कमीशन का एक और नाम है श्वेत कमीशन। क्या नाम है? श्वेत कमीशन भी साइमन कमीशन को कहा जाता है। चूँकि इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य ने इस कमीशन का बहिष्कार किया और साइमन वापस जाओ का नारा भी लगाए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, बारदोली की महिलाओं ने या गुजरात के किसान ने? तो आपको पता है कि बारदोली जो सत्याग्रह है, बारदोली जो आंदोलन है, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करता थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को लड़ा, किया और सफलता प्राप्त किया। जब ये सफलता प्राप्त किया तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिए थे। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किए थे। ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका डिस्कशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहता है कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली के किसानों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से कर बढ़ाने के खिलाफ एक आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, शारदा मेहता आदि बारदोली सत्याग्रह की महिला भागीदारी थी, सहभागी थी। कौन कौन? कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, शारदा और शारदा मेहता, ये सब महिलाएं प्रतिभागी थी किसके? बारदोली सत्याग्रह के। कहता है कि बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान किए थे। किन्हें? वल्लभ भाई पटेल को। यानी बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को ही सरदार की उपाधि प्रदान की थी। पटेल के अधीन बारदोली के किसानों ने संशोधित मूल्यांकन के भुगतान से इनकार करने का संकल्प लिया जब तक कि सरकार ने एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त नहीं किया या वर्तमान राशि को पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तब तक बारदोली किसानों ने क्या किया? पटेल के अधीन ही कार्य किया और संकल्प भी लिए। चलिए और कुछ बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि आंदोलन को संगठित करने के लिए पटेल ने तालुका में 13 श्रमिक शिविर का स्थापना किया। उसके बाद जनताओं को लामबंद करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका निकाली गई। आगे कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 से 1950 तक भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। यानी भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी वल्लभ भाई पटेल। कहता है कि उन्हें भारत एकीकरणकर्ता या भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का एकीकरणकर्ता किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और भारत का लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है।
आगे इसी से संबंधित कुछ बात और है। कहता है कि विनोबा भावे अहिंसा और मानवाधिकार के एक भारतीय अधिवक्ता थे। यानी विनोबा भावे क्या थे? एक अधिवक्ता थे और वो अहिंसा और मानवाधिकार के लिए लड़ते थे। कहता है कि अक्सर आचार्य कहे जाने वाले उन्हें भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है। मतलब अक्सर आचार्य किसके लिए जाने जाते हैं? भूदान के लिए। उन्हें भारत के राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। किसे? विनोबा भावे को। किसे? विनोबा भावे को महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु विनोबा भावे जी थे ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया ये प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छा है। इसे पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी से। गांधी जी अपना दांडी मार्च कहाँ शुरू किए थे? दांडी से शुरू किए थे गांधी जी अपना दांडी मार्च। अब उसका भी डिस्कशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कृति है। यानी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी। कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी इस प्रकार से दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से। इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। 4 नंबर, ए नहीं 4 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कहता है कि यह 6 अप्रैल 1930 को शुरू कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके अनुयायियों द्वारा तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त हुआ। मतलब और ये समाप्त कहाँ हुआ था? दांडी में जाकर के, जो समुद्र के तट पर था। 6 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च से चला। ये 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी मार्च दांडी तक पहुंच करके और नमक कानून के ख़त्म करके संपन्न हुआ। गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर एक राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। आगे कहता है कि 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन। तो इंडियन विंग्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। किसकी रचना है? अबुल कलाम आज़ाद की ये रचना है। आप उसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ये क्या है? अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया विंग्स फ्रीडम लेखक मौलाना आज़ाद के दृष्टिकोण से विभाजन का एक ज्ञानवर्धक विवरण है। यानी इसमें बताया गया है विभाजन में क्या क्या हुआ, उससे क्या क्या जानकारी, क्या क्या ज्ञान हमें मिलता है। इसमें भारत के स्वतंत्र होने पर उनके व्यक्तिगत अनुभव और स्वतंत्रता पर उनके विचार शामिल है। यानी भारत के स्वतंत्र होने से संबंधित उनके व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ उनके विचार भी इसमें शामिल है। अब हम लोग कुछ अबुल कलाम आज़ाद के बारे में डिटेल में वर्णन कर लेते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद एक भारतीय विद्वान,
स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह भारत सरकार में शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री भी बने। कहता है उन्होंने आज़ाद मुक्ति को अपना उपनाम के रूप में अपनाया था। यानी उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद ने अपने उपनाम को आज़ाद या मुक्त को अपने उपनाम के रूप में अपनाया था। कहता है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उनके जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। यानी उनके भारत में शिक्षा पर उनको इतना योगदान था कि उनके योगदान को सराहते हुए हर वर्ष हम लोग 11 नवंबर को उनके जन्म दिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाली अल हिलाल नामक एक अखबार भी शुरू किया था। यानी अल हिलाल अखबार का प्रतिपादक या संपादक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? पढ़िए और जल्दी बताइए। बताइए। कहता है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन कालानुक्रमिक रूप से पहले हुआ? अब जैसे हम लोग बात करते हैं ये समझौता है होम रूल लिंक के, तो ये कब आया था? 1919 में। कब आया था? 1916 में, सॉरी 1916 में। आगे अगर हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो ये खिलाफत आंदोलन इसका अवधि है 1919 से लेकर के 1924 के बीच, ये खिलाफत आंदोलन की अवधि है। इसके बाद हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बताइए? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। अब बच जाता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 को। अब आप इन तिथियों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कौन घटना सबसे पहले हुआ था। तो वो है होम रूल, स्वदेशी आंदोलन। होम रूल क्या है? होम रूल जो है ये सबसे पहले आया था। यानी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 2। अब चलिए अब यहाँ आप देखिए कहता है कि लोकमान्य तिलक यानी बीपी तिलक भी इसे कहा जाता है ने अप्रैल 1916 को बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। यानी इंडियन होम रूल लीग यानी स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बेलगांव में 1916 में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कब? अप्रैल 1916 में। उसके बाद सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर में उसी साल एनी बेसेंट। कहता है कि तिलक लिंग का मुख्यालय दिल्ली में था। कहाँ था? दिल्ली में था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए होम रूल यानी प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त करना था। यानी वो चाहता था कि हम स्वशासन करें। आगे अगर बात करते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन का जो अवधि था वो 1919 से लेकर के 1924 के बीच था। ब्रिटिश खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश भारत में मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक अखिल इस्लामी राजनीतिक विरोध अभियान था। इसका उद्देश्य युद्ध के अंत में ओटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को पर दबाव डालना था। कहता है कि अली ब्रोदर्स यानी अली भाइयों में शौकत अली और मोहम्मद अली आते हैं। यानी अली ब्रोदर ने
खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। यानी खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले शौकत अली और मोहम्मद अली थे, इसीलिए इसे अली भाई या अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। आगे यदि हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता के, तो यह कहाँ हुआ था? लंदन में। कहता है यह लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते पर गांधी जी ने उन कैदियों को रिहाई करने के लिए हस्ताक्षर किए थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंसक नहीं थे, जिसे अंग्रेज ने बड़े क्रूरता से रोका था। यानी गांधी जी उन पर हस्ताक्षर किए थे कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन निर्दोष व्यक्तियों को आपने गिरफ्तार किया है उसे आप छोड़ दीजिए, इस पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे आता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार के एक असफल प्रयास था। यह द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के लिए है। कहता है कि मिशन का नेतृत्व एक वरिष्ठ मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था, और ये जो क्रिप्स मिशन आया था इसका नेतृत्व स्टेफन क्रिप्स कर रहा था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रभावी शक्ति के तत्कालीन हस्तांतरण की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए मिशन क्या हो गया? असफल यानी विफल हो गया था। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।